गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एग्रोबैक्टीरियम का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम एग्रोबैक्टीरियम पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड, वह कैसा होता है, एग्रोबैक्टीरियम से कौन सी डिजीज़ होती है। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टीडीएनए जो ट्रांसफ़र डीएनए होता है वो किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है, उसमें कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उसके ट्रांसफ़र में। आज जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इस जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है एग्रोबैक्टीरियम, इसका जो टीआई प्लाज्मिड है, इसको हम एज अ वेक्टर कैसे काम में ले सकते हैं हमारा डिज़ायर्ड जीन ट्रांसफ़र करने में। अभी क्या कर रहा है, नेचुरली ट्रांसफ़र क्या करता है वो टीडीएनए। तो हम किस प्रकार से हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसे हम किसी पादप में यदि ट्रांसफ़र करना चाहें तो हम टीआई प्लाज्मिड को यूज़ करके किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो टीआई प्लाज्मिड डिराइव्ड वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। वाहक हमने उदाहरण पढ़े थे, कॉस्मिड, फेजमिड, प्लाज्मिड, बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है टीआई प्लाज्मिड डिराइव्ड वेक्टर। ये पादपों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वेक्टर होते हैं। द एबिलिटी ऑफ टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टू जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म प्लांट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। ये हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये नेचुरली क्या करते हैं, प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। It is possible to insert a desired DNA sequence into the tDNA region of TI plasmid and then use Agrobacterium tumefaciens to deliver this gene into the genome of plant cell. अब देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा नेचुरली, इसमें हमने ये पढ़ा कि एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड का एक भाग होता है टीडीएनए, जो कि पादप कोशिका के जीनोम में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हम उस टीडीएनए के अंदर हमारा डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट करवा दें, जिस जीन को भी हम चाहते हैं कि वह जीन भी ट्रांसफ़र हो टीडीएनए के साथ, तो एग्रोबैक्टीरियम उस जीन को भी ट्रांसफ़र कर देगा और इस प्रकार से हमारा जो काम है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी जो मेथड होते हैं, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, उसके कंपेयर में ये मेथड बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि इसमें रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए हम ऐसा करेंगे कि टीडीएनए के अंदर हम हमारा डिज़ायर्ड जीन ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। क्या क्या हैं देखिए। हाउएवर देयर आर सेवरल लिमिटेशंस टू यूज़ टीआई प्लाज्मिड्स डायरेक्टली एज क्लोनिंग वेक्टर। यहाँ हम बताएंगे कि इनको सीधे ही बिना किसी चेंज के या बिना किसी परिवर्तन के यदि टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर काम में लिया जाए तो उसकी बहुत सारी कमियाँ होती है। कौन कौन सी कमियाँ होती है? पहली कमी जो हमने आपको ध्यान है जब मैंने आपको पढ़ाया था प्लाज्मिड या वेक्टर्स, तो वेक्टर की सबसे मेन खासियत क्या होती है? स्मॉल साइज़। दूसरा मैंने बताया था सेलेक्टेबल मार्कर्स। तीसरा बताया था रेस्ट्रिक्शन साइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और चौथा बताया था ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये 4 चीज़ें होनी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पहली जो चीज़ है वही नहीं है इसमें कि इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। मैंने आपको बताया था 200 से 800 KB होता है और स्मॉलर वेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लोनिंग के लिए, इसलिए टीआई प्लाज्मिड बहुत बड़ा है और इसमें से नॉन एसेंशियल पार्ट को निकालने की आवश्यकता है। जो पार्ट आवश्यक नहीं है हमारे लिए, क्लोनिंग में आवश्यक नहीं है, उसे निकालने की आवश्यकता है। दूसरा, इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन साइट भी नहीं होती, एब्सेंस ऑफ यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर ऑन टीआई प्लाज्मिड। आपने देखा टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर, उसमें किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं पाई जाती। तीसरा है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि टीडीएनए के अंदर रीजन होता है जो कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का निर्माण करता है, जिसके कारण पादप में क्या होता है, पादप में अनियमित कोशिका वृद्धि होती है और वहाँ पे एक बॉल या किसी नोड का या गांठ का निर्माण हो जाता है। और हमको क्योंकि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, पादप में कोई रोग उत्पन्न नहीं करना है, तो हमें जो ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को बनाने वाले जो जीन्स होते हैं टीडीएनए के, उनको भी हटाना पड़ेगा ताकि ये पादप में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं करें। तीसरा है ओपाइन प्रोडक्शन। जो ओपाइन प्रोडक्शन इन ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल्स लोअर द प्लांट यील्ड। ओपाइन की आवश्यकता किसको है? एग्रोबैक्टीरियम को है। पादप को ओपाइन की आवश्यकता नहीं है, तो ओपाइन प्रोडक्शन वाले जीन्स की भी हमें आवश्यकता नहीं है, उनको भी हटाना पड़ेगा। कहाँ से? टीआई प्लाज्मिड से। टीआई प्लाज्मिड कैन नॉट रेप्लिकेट इन इकोलाई। हम क्योंकि आपने देखा था जितने भी प्लाज्मिड हम काम में लेते हैं उसमें हमें इकोलाई एक मुख्य होस्ट होता है। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम में काम में के थ्रू जाता है, न कि इकोलाई के द्वारा। तो इसलिए दिस लिमिट्स देयर यूटिलिटी एज इकोलाई इज़ वाइडली यूज्ड इन रिकम्बिनेंट एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यदि टीआई प्लाज्मिड में हम इकोलाई का प्लेस कर दें तो वो प्लाज्मिड इकोलाई में भी रेप्लिकेट करेगा, इकोलाई के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो जाएगा पादप कोशिका में। तो इस प्रकार से ये जो कुछ कमियां हैं इनको यदि हम दूर करें तो हमें
हम टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर काम में ले सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब टीआई प्लाज्मिड की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो कि बहुत आवश्यक है इसमें टीआई प्लाज्मिड वेक्टर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो हम पढ़ेंगे। मेन 4 इसमें पार्ट होते हैं। पहला पार्ट टीडीएनए। टीडीएनए का मैंने आपको बताया था कि टीडीएनए में लेफ्ट बॉर्डर होता है, राइट बॉर्डर होता है, बीच में ऑक्सिन को बनाने वाले जीन होते हैं, साइटोकाइनिन को बनाने वाले जीन होते हैं, और उसके साथ ही सब जो ओपाइन के बनाने वाले जीन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमको ओपाइन की आवश्यकता नहीं है क्लोनिंग में, नहीं हमको ऑक्सिन साइटोकाइनिन की है। तो इन तीनों पोर्शन को हम हटा देंगे और केवल लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, क्योंकि वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तो इसका पादप कोशिका में ट्रांसफर नहीं होगा। आप जानते हैं रिकम्बिनेशन के लिए लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर की आवश्यकता है, तो वो रहेंगे। देन मल्टीपल क्लोनिंग साइट, पॉलीलिंकर मैंने बताया था आपको जब आपको वेक्टर्स पढ़ाए थे, तो उसमें पॉलीलिंकर एक डीएनए का ऐसा खंड होता है जिसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स एक साथ में हो जाती है, तो ये हो जाएगा पॉलीलिंकर, जिसको हम ये वह स्थान होता है जहाँ से हम इसको काट सकते हैं। तीसरा है ऑरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फॉर ई कोलाई। ऐसा इसमें ऑरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन डालें कि प्लाज्मिड ई कोलाई में भी मल्टीप्लाई कर पाए। चौथा है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। मार्कर मैंने आपको बताया था कि यदि आपको रिकम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्म्ड कोशिका को अगर चूज़ करना है तो कुछ पर्टिकुलर जीन काम आते हैं जिन्हें हम मार्कर कहते हैं। तो बेसिकली अगर बैक्टीरिया की बात करें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का हम काम में ले सकते हैं, तो वो है जैसे नियोमाइसिन बोल सकते हैं हम। नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज जीन है जो कि नियोमाइसिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, प्रतिरोधकता प्रोवाइड करता है कोशिकाओं को। तो इस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स मतलब ऐसी कोशिकाएं जिसमें कि जो हमारा फॉरेन जीन है वो ट्रांसफ़र हो चुका है, या फिर जो टीआई प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। आगे हम और पढ़ेंगे कि अभी तक हमने इससे पहले पढ़ा था कि सेलेक्टेबल मार्कर जो बैक्टीरिया के होते हैं वो अलग होते हैं, जो प्लांट्स के कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स अलग होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन से सेलेक्टेबल मार्कर्स है जो प्लांट्स में काम में लिए जा सकते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि टीआई प्लाज्मिड में हमने क्या चेंजेस किए। वापस हम पढ़ेंगे टीआई प्लाज्मिड का हमको सिर्फ टीडीएनए चाहिए, और इसके अलावा विर रीजन क्यों चाहिए मैंने आपको बताया था यहाँ कि विर रीजन जो है वो बेसिकली ट्रांसफर में काम में आता है टीडीएनए का। कहाँ पर? प्लांट पादप कोशिका में। तो इसके जो इंपॉर्टेंट रीजन है टीआई प्लाज्मिड की, तो वो टीडीएनए है। टीडीएनए में भी केवल लेफ्ट और राइट बॉर्डर इंपॉर्टेंट है, बीच वाले तीनों रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? विर रीजन। इसको देखते हुए दो प्रकार के प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड के वेक्टर बनाए गए। टीआई प्लाज्मिड डिराइव्ड वेक्टर्स दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है को इंटीग्रेट वेक्टर, दूसरा होता है बाइनरी वेक्टर। एक इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे दोनों में अंतर क्या है। को इंटीग्रेट वेक्टर आप समझ रहे हैं कि इसमें दो वेक्टर्स को मिक्स किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, जोड़ा गया है, तो ये हो गया को इंटीग्रेट। दो वेक्टर को मिला के एक वेक्टर बनाया गया है, इसे हम कहते हैं को इंटीग्रेट। बाइनरी वेक्टर में क्या है, इसमें दो वेक्टर्स काम में लिए गए हैं। बाइनरी मतलब दो, तो दो अगर आपको कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है तो आपको दो वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? पहले में क्या है, दो को एक साथ में मिक्स कर लिया, दूसरे में क्या है, दो अलग अलग वेक्टर्स काम में लिए गए। को इंटीग्रेट वेक्टर की बात करें, इन द को इंटीग्रेट वेक्टर सिस्टम द डिसआर्म्ड एंड मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड कंबाइंस विद एन इंटरमीडिएट क्लोनिंग वेक्टर टू प्रोड्यूस अ रिकम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। इसमें यह बताया गया है, एक शब्द आया है डिसआर्म्ड, देख रहे हैं आप, डिसआर्म्ड मतलब भुजा को हटा देना। अब टीआई प्लाज्मिड को डिसआर्म करना है, तो टीआई प्लाज्मिड की टीडीएनए को डिसआर्म करना है, तो टीडीएनए का उस भाग को हटा देना है जो कि हमारे काम का नहीं है, उसको हम कहते हैं डिसआर्मिंग ऑफ टीडीएनए। कौन सा भाग हमारे काम का नहीं है? हार्मोन बायोसिंथेसिस, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हमारे काम का नहीं है, ओपाइन बनाना हमारे काम का नहीं है। इन सबको हटाने के जो टीआई प्लाज्मिड जो सिर्फ लेफ्ट और राइट बॉर्डर का मिलकर बना होता है, उसे हम कहते हैं क्या? डिसआर्म्ड टीडीएनए। तो डिसआर्म्ड टीडीएनए और एक दूसरे जो वेक्टर है उसको कंबाइन करके एक इंटीग्रेटिव वेक्टर बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं को इंटीग्रेट वेक्टर। तो बेसिकली डिसआर्म्ड टीडीएनए को जोड़ा जाता है किसके साथ में? पीबीआर हमने पढ़ा है, पीबीआर वेक्टर पढ़ा था, पीबीआर 322 के साथ में, और इस प्रकार से हमें को इंटीग्रेट वेक्टर प्राप्त होता है। हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं केवल आपको डायग्राम द्वारा समझा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये है डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड, जिसमें आप देख रहे हैं विर रीजन है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। लेफ्ट और राइट बॉर्डर के बीच में इन्होंने क्या किया, कुछ रीजन डाल दिया जो कि होमोलोगस है। किसका रीजन? किससे होमोलोगस है? पीबीआर 322।
तो इस प्रकार से रिकम्बिनेशन होगा, होमोलोगस रिकम्बिनेशन होता है दोनों रीजन के, इसमें रीजन में और इसके बीच में रिकम्बिनेशन होगा और ये दोनों प्लाज्मिड मिट जाएंगे। ये वाला प्लाज्मिड कौन सा है? ये वाला प्लाज्मिड है PbR322। तो यहाँ पे हमको एक को इंटीग्रेट प्लाज्मिड प्राप्त हुआ जिसमें टीआई प्लाज्मिड का कौन सा चीज़ है? लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर और विर रीजन, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, और बीच में जितने भी सारे रीजन हैं जो आपको बताए गए हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ ओराइटी, कोल इवन है इकोलाई का वेक्टर, इकोलाई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और रेजिस्टेंस जी RES रेजिस्टेंस जीन्स है। तो ये MCS आप नीचे लिख रखा है कि क्या चीज़ें कौन सी हैं। PTM मतलब प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन मार्कर, RES मतलब बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन्स, कॉल इवन बताया था मैंने, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फ्रॉम इकोलाई प्लाज्मिड, ओरिजिन T ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर साइट फॉर कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। तो इस प्रकार से ये सब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि हमने TI प्लाज्मिड को डिसआर्म किया और साथ में उसको एक वेक्टर के साथ में जोड़ के को इंटीग्रेट वेक्टर बनाया। दूसरा है बाइनरी वेक्टर। बाइनरी वेक्टर में दो वेक्टर्स को जोड़ा नहीं जाता है, दो वेक्टर्स को अलग अलग ही काम में लिया जाता है। द बाइनरी वेक्टर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एग्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन अलॉन्ग विथ अ डिसआर्म्ड TI प्लाज्मिड कॉल्ड विर हेल्पर प्लाज्मिड। The entire tDNA region including border deleted while vir region is retained। अब यहाँ पे दो प्लाज्मिड काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से हम देख लेते हैं। एक है विर हेल्पर प्लाज्मिड, आप देख रहे हैं विर हेल्पर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक विर रीजन है, ओके, और जो इसका tDNA है वो भी डिसआर्म्ड ही है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बाइनरी वेक्टर का दूसरा प्लाज्मिड जिसमें लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, इसके साथ में MCS मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है, और PTM प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन मार्कर जीन्स है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस मार्कर जीन है, ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर साइट। तो ये सब जीन जो हमको चाहिए एक प्लाज्मिड में वो है। तो यहाँ पे जो विर रीजन का काम क्या होता है, विर का काम केवल इतना है कि पादप कोशिका में इस पर्टिकुलर जीन प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करना नेचुरली एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू, ओके। यहाँ पे हमको किसी और तकनीक की आवश्यकता नहीं है, केवल पादप कोशिका को इन्फेक्ट करा दो एग्रोबैक्टीरियम से और जो भी जीन आपने उस प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र किया है उस जीन को आप साथ में ट्रांसफ़र कर दो। तो ये हो गया बाइनरी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर काम में लिए गए हैं एक साथ में, एक है जिसमें केवल विर रीजन है और दूसरे में हमारे काम की सारी चीज़ें। अब किस प्रकार से प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम को काम में लेके, तो वो हम पढ़ लेते हैं। उसके मुख्य रूप से 6 स्टेप्स है। पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम कैरिंग द को इंटीग्रेट और बाइनरी वेक्टर विद द डिजायर्ड जीन। सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी वेक्टर काम में लो, चाहे आप को इंटीग्रेट काम में लो चाहे आप बाइनरी काम में लो, आपने जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट आपने दोनों में देखा था MCS लिखा हुआ है, ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट MCS, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हमको MCS यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये MCS की जगह पर हम हमारा डिजायर्ड जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमने रेस्ट्रिक्शन साइट से काटा एंजाइम MCS का मतलब वहाँ पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, उसको हमने किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, वहाँ पे हमारा डिजायर्ड जीन ट्रांसफ़र किया, और इस प्रकार से हमने पहला स्टेप हो गया। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सूटेबल एक्सप्लांट। अब आपको ये जीन किस में ट्रांसफ़र करना है, पादप की कोशिका में करना है, प्रोटोप्लास्ट में करना है, टिश्यू में करना है, वो डिपेंड करता है कि आपको उस पादप के लिए कौन सा एक्सप्लांट सूटेबल रहेगा, उसको हम चूज़ करते हैं। देन सिंपल क्या करना है, आपको को कल्चर करवाना है। को कल्चर मतलब एग्रोबैक्टीरियम और उस एक्सप्लांट को एक साथ में ग्रो करवाना है, और उसके बाद में कुछ समय तक को कल्चर करवाएंगे तो एग्रोबैक्टीरियम अपनी नेचुरली ये प्रोसेस करेगा कि वह अगर उसमें विर रीजन है तो वो नेचुरली ट्रांसफ़र कर देगा उस पर्टिकुलर जीन को पादप जीनोम के अंदर। इसके बाद में क्योंकि हम नहीं चाहते कि एग्रोबैक्टीरियम ग्रो करे, तो कोई एंटीबायोटिक यूज़ करके हम एग्रोबैक्टीरियम, क्योंकि बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देती है लेकिन वो पादप कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो हम एग्रोबैक्टीरियम को किल कर देंगे। और उसके बाद में कोई पर्टिकुलर मार्कर जीन जो पादप प्लांट मार्कर जीन होता है, क्योंकि हमने वो भी ट्रांसफ़र किया है, आपने देखा था हमने हर जगह पे बताया है कि एक प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन मार्कर जीन PTM लिखा हुआ है। इस जीन के द्वारा हम उन कोशिकाओं को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें कि हमारा प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो चुका है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल्स। और जब एक बार हमने सिलेक्शन कर दिया उन कोशिकाओं का, तो हम करेंगे रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट। तो इस प्रकार से हमें एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जो बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म प्लांट हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसको हम डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। TI प्लाज्मिड और टारगेट जीन। TI प्लाज्मिड में सबसे पहले हमने टारगेट जीन को ट्रांसफ़र किया, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डार्क कलर का दिख रहा है टारगेट जीन।
इसके बाद में एग्रोबैक्टीरियम के अंदर हमने टीआई प्लाज्मिड को इंटीग्रेट कर दिया। ये एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया की कोशिका है जिसमें ये प्लाज्मिड है और ये उसका खुद का डीएनए है। इसके बाद हमने क्या करवाया, एक्सप्लांट लिया, कोई भी एक्सप्लांट हो सकता है। एक्सप्लांट के साथ में एग्रोबैक्टीरियम का को कल्चर करवाया। ये आप देख रहे हैं, छोटे वाले जो गोले हैं वो हैं एग्रोबैक्टीरियम के और जो बड़े वाले गोले हैं वो हैं पादप के एक्सप्लांट के। उसके बाद में कोल कल्चर के बाद में कल्चर ऑन सेलेक्टिव मीडियम सिलेक्शन किया हमने ट्रांसफॉर्म्ड कोशिकाओं का, पादप कोशिका ऐसी जिसके अंदर वो जीन ट्रांसफ़र हो चुका है। और उसके बाद हमने शूट इंडक्शन किया है जिसको हम बोलते हैं प्लांट रीजनरेशन, और हमको ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सिंपल टेक्निक है, नेचुरली काम हो रहा है। इस प्रकार से हम एग्रोबैक्टीरियम की टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर काम में लेके क्या कर सकते हैं, पादप का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं या क्या क्या इसके लाभ हैं। पहला लाभ है दिस इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, प्राकृतिक है। दूसरा है और किसी प्रकार के एक्सप्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है एग्रोबैक्टीरियम। हमको ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको प्रोटोप्लास्ट ही लेना होगा या आपको कोशिका लेनी होगी या आपको उत्तक लेना होगा। कोई भी पादप का भाग आप ले सकते हैं जिसको एग्रोबैक्टीरियम क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इवन लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एफिशिएंटली ट्रांसफर्ड। हम जानते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम का हमने बहुत सारा भाग डिसार्म कर दिया है, तो हम बहुत बड़ा डीएनए भी इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म डीएनए है वह पादप में नेचुरल प्रोसेस के द्वारा समाहित होता है, तो वह स्टेबल रहता है, वापस से वो उस स्थान से नहीं हटता। एंड ट्रांसफॉर्म प्लांट्स कैन बी रीजनरेटेड इफेक्टिवली। जिन कोशिकाओं में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है वो पादप कोशिकाएं आसानी से रीजनरेट की जा सकती है संपूर्ण पादप के रूप में। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस या कुछ हानियाँ भी है। कौन कौन सी लिमिटेशंस है? देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ होस्ट प्लांट फॉर एग्रोबैक्टीरियम, क्योंकि मैनी क्रॉप प्लांट्स, जैसे मेनली क्रॉप प्लांट अगर फसलीय पादप हम देंगे वो तो होते हैं अनाज, उनको हम एग्रोबैक्टीरियम से इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत प्रमुख रीज़न है इसको एज ए वेक्टर काम में लेने का। नहीं ले पाते हम क्योंकि ज़्यादातर हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो सीरियल क्रॉप्स में ही करते हैं, अनाज के पादपों में ही करते हैं। द प्लांट सेल्स दैट रीजनरेट मोर एफिशिएंटली आर ऑफन डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफॉर्म। एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक सेल्स lie in deep layers which are not easy target for agrobacterium। एग्रोबैक्टीरियम हमेशा सुपरफिशियल सेल्स या फिर जो आसानी से अवेलेबल सेल्स होती हैं उनको ही ट्रांसफॉर्म कर पाता है। जो कोशिकाएं अत्यधिक डीप यहाँ इनसाइड द टिश्यू स्थित है उनको ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता। तो यदि हमको एम्ब्रियोनिक सेल्स को करना है ट्रांसफॉर्म तो उसके लिए दिक्कत आती है एग्रोबैक्टीरियम को एज ए वेक्टर काम में लेने के अंदर। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। इस प्रकार से आज हमने बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टॉपिक समाप्त कर लिया है। धन्यवाद।